हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है इस्माइल खान। आज के इस वीडियो में हम लोग रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर की टेस्टिंग को सीखेंगे। रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर की टेस्टिंग दो तरह से की जाती है, यानी इसमें दो चीजें चेक की जाती है। एक तो इसका इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है और दूसरा इसका मैकेनिकल सिस्टम। इलेक्ट्रिकल सिस्टम का मतलब ये कि ये परफेक्टली नॉर्मल एम्पियर पर रन कर रहा होना चाहिए और इसमें किसी भी तरह की कोई अर्थिंग नहीं होनी चाहिए, यानी इसको छूने पर कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं आना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हम इसका इलेक्ट्रिकल फंक्शन चेक करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास ये क्लैंप मीटर या मल्टीमीटर है, जिसे हम कंटिन्यूटी मोड में रखेंगे। इस जगह ये बीप साउंड बता रही है कि ये कंटिन्यूटी मोड में है। यहां पर इसका ये 3 टर्मिनल है। तो सबसे पहले हम इसकी अर्थिंग को चेक करते हैं। अर्थिंग चेक करने के लिए जो प्रोसीजर है वो ये है कि इसकी बॉडी में किसी 2 जगह इन प्राट को रखते हैं, अलग अलग जगह, जैसे एक यहां लगाया एक यहां लगाया, और बीप साउंड आनी चाहिए। अब इनमें से एक प्राट को हम हटा लेते हैं और उसे टर्मिनल पर लगाते हैं। अगर बीप साउंड आती है तो इसका मतलब अर्थिंग है, लेकिन कहीं पर भी किसी टर्मिनल पर कोई बीप साउंड नहीं आ रही, इसका मतलब इसमें अर्थिंग नहीं है। अब हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। हमने नीचे के 2 टर्मिनल पर जब लगाया तो इसकी कुछ रीडिंग यहां आ रही है। कितनी है? 47.0, 46-47 आ रही है नीचे के टर्मिनल पर। अब हम एक प्राट यहां रहने देंगे और दूसरे को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो यहां पर ये बता रहा 29 पॉइंट समथिंग, जबकि इस जगह एक प्राट रखेंगे और इस वाले टर्मिनल पर रखेंगे तो यहां बीप साउंड भी आ रही है, क्योंकि यहां पर रेजिस्टेंस कम शो कर रहा है और यहां ये बता रहा है 18 पॉइंट समथिंग। तो इस रेजिस्टेंस के डिफरेंस वैल्यू की वजह से हम ये समझ लेंगे कि इस मोटर की जो वाइंडिंग है वो सही है। इसमें अगर ये एक तरह का हो या कोई भी टर्मिनल पर कंटिन्यूटी ओपन हो तो हम समझ लेंगे कि इसका मामला कुछ गड़बड़ है। लेकिन यहां पर हमने देखा कि इन 2 टर्मिनल पर सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस बता रहा है। इसका मतलब ये दोनों टर्मिनल रन और स्टार्ट हैं और ये ऊपर वाला कॉमन है। तो कॉमन तो ये क्लियर हो गया। अब इनमें स्टार्ट कौन है और रन कौन है, इसका पता लगाने के लिए हम देखते हैं कि जिसमें सबसे कम होता है वो रन होता है और जो इससे ज्यादा होता है वो स्टार्ट होता है। लेकिन इस कंप्रेसर में यहां पर स्टार्ट वाले की जो वैल्यू है वो सबसे कम आ रही है, जबकि रन वाले की वैल्यू ज्यादा आ रही है। तो यहां पर मसला ये है कि इस कंप्रेसर में जो वाइंडिंग का डेटा है कुछ इस तरह का है कि रनिंग का रेजिस्टेंस ज्यादा आ रहा है, क्योंकि ये कंप्रेसर स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन का है, जैसा कि यहां स्टिकर लगा हुआ है। ये आप देख रहे हैं कि यहां पर ये लगा हुआ स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन। तो इसकी जो रनिंग वाइंडिंग है उसका डेटा कुछ इस तरह से बनाया गया है कि जिसकी वजह से यहां रनिंग में रेजिस्टेंस ज्यादा आ रहा है, जबकि आमतौर से कॉमन और रन में सबसे कम रेजिस्टेंस आना चाहिए, उससे ज्यादा कॉमन और स्टार्ट पर आना चाहिए और सबसे ज्यादा रन और स्टार्ट पर आना चाहिए। तो रन स्टार्ट पर तो ये ज्यादा शो कर रहा है, पर कॉमन और रन में जहां कम आना चाहिए वहां सबसे उससे ज्यादा है, जबकि कॉमन स्टार्ट में सबसे कम है। तो अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि सर कॉमन और स्टार्ट में रेजिस्टेंस कम आ रहा है जबकि कॉमन और रन में ज्यादा आ रहा है, उसकी वजह क्या होती है? तो उसकी वजह यही होती है कि जिस कंप्रेसर में स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट दिया जाता है वहां रनिंग की वाइंडिंग का डेटा कुछ इस तरह का बनाया जाता है, जिससे स्टार्ट का रेजिस्टेंस कम हो जाता है, जबकि रन का जो रेजिस्टेंस है वो स्टार्ट वाली वाइंडिंग से ज्यादा शो करता है। तो इस तरह से हमने ये पता लगाया कि कॉमन टर्मिनल ये है, स्टार्ट ये है और रन ये है। अब हमने चूंकि इसकी अर्थिंग को चेक कर लिया, इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लिया और इसके टर्मिनल को चेक कर लिया, तो अब हम इसे डायरेक्ट स्टार्ट करके देखेंगे कि क्या जो टर्मिनल हमने फाइंड आउट किया है वो सही है। इसके लिए हमारे पास ये 2 वायर हैं जिसमें थिम्बल लगे हुए हैं। हमने जिसको कॉमन समझा है उसमें एक थिम्बल को उसमें लगा लेंगे, जबकि दूसरे को हम रन टर्मिनल पर लगाएंगे कुछ इस तरह से, यानी कॉमन में और रन में हमने ये थिम्बल वाला वायर लगा लिया है। और इन दोनों वायर को हम यहां से अपने बोर्ड से कनेक्ट कर लेंगे और यहां पर अपने क्लैंप मीटर को एम्पियर मोड में सेट कर लेंगे और इसे इन दोनों में से किसी एक वायर में लगा लेंगे।
और डायरेक्ट स्टार्ट करने का तरीका यह है कि हम स्टार्ट और रन टर्मिनल को आपस में स्क्रू ड्राइवर से इस तरह से कनेक्ट कर लेते हैं। ध्यान दें कि ये स्क्रू ड्राइवर कहीं पर कंप्रेसर की बॉडी से टच ना करे। अब हम जैसे ही इसे स्टार्ट करेंगे, अगर मेरा टर्मिनल सही होगा तो कंप्रेसर डायरेक्ट स्टार्ट भी होगा और एम्पियर भी नॉर्मल लेगा। यहां से इसको हम ऑन करेंगे और स्क्रू ड्राइवर को हटा लेंगे। ये हमने ऑन किया और स्क्रू ड्राइवर को हटा लिया। ये 0.3 एम्पियर पर चल रहा है। इसका मतलब ये कंप्रेसर का टर्मिनल भी सही है और ये डायरेक्ट स्टार्ट भी हो गया, नॉर्मल एम्पियर पर चल रहा है। इससे ये पता चला कि हमारा ये कंप्रेसर जिसका इलेक्ट्रिकल जो टेस्टिंग थी वो हमारी सही है, यानी इसका इलेक्ट्रिकल पार्ट बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। जो दूसरी टेस्टिंग होती है वो इस कंप्रेसर का मैकेनिकल सिस्टम हमें चेक करना होता है कि क्या इसकी पंपिंग सही है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए हमें एक चाहिए हाई प्रेशर गेज और एक चाहिए चार्जिंग पाइप। ये हमारा मैनीफोल्ड गेज सेट है जिसमें ये हाई प्रेशर गेज है। तो हम इस साइड में एक चार्जिंग पाइप को कनेक्ट कर लेंगे और यहां इसका जो दूसरा सिरा है वो इस कंप्रेसर की डिस्चार्ज लाइन से कनेक्ट कर लेंगे। इस कंप्रेसर को ऑन करने के लिए अब हम इसमें रिले और ओवरलोड भी लगा लेंगे। रन टर्मिनल की साइड में हमने एक थिम्बल को कनेक्ट कर लिया रिले से, और जबकि ओवरलोड यहां कनेक्ट है और सप्लाई यहां हमारी इस जगह है। एम्पियर मीटर यहां लगा हुआ और एम्पियर मोड में है। और इस जगह मैकेनिकल टेस्टिंग के लिए हमने इसकी डिस्चार्ज लाइन में हाई प्रेशर गेज को कनेक्ट कर रखा है। अब जब हम इस कंप्रेसर को ऑन करेंगे तो इसके पंपिंग को चेक करेंगे। यहां देखिए इसकी पंपिंग जा रही है, ये 200 क्रॉस कर चुकी, अब 250, 300, ये 400 के आसपास चली गई और ये जा रही है 500 के आसपास। इसको हमने बंद कर दिया, हालांकि इसकी रीडिंग अभी और ऊपर तक जा सकती थी, पर हमारा गेज 500 psi तक का है, इसलिए हमने इसको यहां रोक दिया। किसी भी कंप्रेसर की पंपिंग 350 psi से ऊपर अगर होने लगे, इसका मतलब उस कंप्रेसर की पंपिंग ओके है। तो इस तरह से हमारे इस कंप्रेसर की पंपिंग तो जैसा कि हम देख रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें एक और चीज चेक करते हैं मैकेनिकल सिस्टम के लिए, जिसको हम बोलते हैं सकबैक, और उस सकबैक को चेक करने के लिए हम इसके इस प्रेशर को निकाल लेंगे। बिल्कुल ये 0 पर आ गया और अब हम इस कंप्रेसर को स्टार्ट करेंगे और 50 से 100 psi पर जाने देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त ये 100 psi पर है और कंप्रेसर को हमने ऑफ कर दिया है। ये कंप्रेसर इस वक्त बंद है और इसमें 100 psi का प्रेशर है और कंप्रेसर ऑफ है। इसे हम दोबारा स्टार्ट करें, अगर ये स्टार्ट हो जाता है तो हम इसे फिर आगे ले जाएंगे 200 psi पर, बंद करेंगे, फिर स्टार्ट करें और स्टार्ट हो जाता है। तो इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप इसे हम 300-350 प्रेशर तक रोक के स्टार्ट करेंगे। ये स्टार्ट नहीं हो रहा है, एम्पियर देखिए यहां एम्पियर ज्यादा ले रहा है पर ये कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब इस कंप्रेसर के अंदर सकबैक की प्रॉब्लम है। सकबैक की प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम होती है कि जो प्रेशर यहाँ स्टैंड है वो वापस यहां से इस कंप्रेसर के हेड प्लेट से होता हुआ जो इसमें डिस्चार्ज रीड लगी हुई है उस रीड को क्रॉस करके पिस्टन पे जा रहा है और प्रेशर लगातार पिस्टन पर पड़ा हुआ है। तो जब हम इस कंप्रेसर को ऑन कर रहे हैं तो मोटर तो पिस्टन को आगे की तरफ मूव कर रही है, लेकिन हमारा जो ये प्रेशर है वो उस पिस्टन को वहीं पर रोके हुए है, आने नहीं दे रहा है। और ये प्रॉब्लम डिस्चार्ज रीड में लीकेज की वजह से होता है, यानी जिस कंप्रेसर की जो डिस्चार्ज वाल्व है उसमें हल्का सा लीकेज है, जिसकी वजह से ये प्रेशर इसमें वापस जा रहा है और इस प्रॉब्लम को कहते हैं सकबैक। जब भी किसी कंप्रेसर में सकबैक की प्रॉब्लम होती है तो जब तक कि ये प्रेशर इसमें से रिटर्न होके 0 ना हो जाए ये स्टार्ट नहीं होगा। जैसा कि अभी हम इस प्रेशर को यहां से निकाल दें, ये 0 कर दें और फिर से इसे स्टार्ट करें तो ये स्टार्ट हो जाएगा। एम्पियर देखिएगा, ये देखिए स्टार्ट हो गया, क्योंकि इसका प्रेशर निकल गया था और ये फिर ये पंपिंग पर जा रहा है।
इस तरह से हम किसी कंप्रेसर का इलेक्ट्रिकल सिस्टम और मैकेनिकल सिस्टम को चेक करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो तो जरूर कर लें और ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली सभी नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।